Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video we were discussing about financial statement of a company, balance sheet of a company, a statement of profit and loss of a company, and I taught you in detail. Today I am going to tell you the tools of financial statement analysis. What is financial statement analysis exactly? Students, okay, let's start. Analysis of financial statement is a systematic process analyzing the financial information in the financial statement to understand and take economic decision. जब हम बेसिक की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जस्ट हमारा इस डेफिनेशन में समा गया है। बेहद आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। लिखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज का सिस्टमेटिक प्रोसेस है? ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वह इंफॉर्मेशन कहां होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी। टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब ये है कि अगर हम इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वह हमें समझ में भी आई भी होनी चाहिए, एनालाइज भी हमें किया हुआ होना चाहिए। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। सपोज करिए हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा अपनी कंपनी का, और हमने देखा वहां हमने 100 करोड़ रुपीज की सेल की है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 करोड़ रुपीज का है। हमने वहां पर देखा कि उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से मान लीजिए 10 करोड़ रुपीस का हमारा प्रॉफिट है इस साल का। तो दो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, या यूं कहें कि डाटा है हमारे पास में कि 10 करोड़ रुपीस हमने कमाए हैं, यानी कि प्रॉफिट है, और 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम इसे एनालाइज कर लें तो अपने इकोनॉमिक डिसीजन के लिए यूज कर पाएंगे। कैसे? हमने इन दोनों को लिंक किया। ये दो फैक्टर है अलग अलग, लेकिन हमने इन्हें लिंक किया और हमें पता चला कि सेल का 10% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब हम इकोनॉमिक डिसीजन अगर कुछ लेना चाहते हैं, अब इकोनॉमिक डिसीजन किस तरह से, अगर मैं यहां आपको देसी तरीके से एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए दूसरी कंपनियां, हम ये न करते तो हमें दूसरी कंपनियों का आइडिया नहीं होता। हमारे जैसी कंपनियों से मान लो हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। दूसरी कंपनियां मान लीजिए 15% प्रॉफिट कमा रही हैं, हम 10% कमा रहे हैं। हमने एनालाइज किया, हमने इसे रेशो में कन्वर्ट किया, तब हम उससे कंपेयर कर पा रहे हैं। अब हम वह डिसीजन ले पाएंगे कि भाई ये कम क्यों है हमारा। हम कहीं वेस्टेज ज्यादा करते हैं, हमने प्रॉफिट परसेंटेज अपना रखा वही कम है, या हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, कोई तो कारण होगा। अब इसे एनालाइज करना है, हमें डिसीजन लेना है, तो ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी बात बताई। बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं एक बिजनेस फर्म के रूप में, एक बिजनेस कंपनी के रूप में हमें बहुत सारे डिसीजन इकोनॉमिक लेने होते हैं, और उसके लिए जितने भी टूल यहाँ पर हैं, मैंने उसमें से रेशियो एनालिसिस का यूज करके एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज करिए हमने 100 करोड़ की सेल की और हमारे 20 करोड़ रुपए के डेटर्स हैं। अब 20 करोड़ रुपए के डेटर्स हैं, अगर हम इसे सेल से जोड़ दें तो हमें पता चलेगा कि इतने करोड़ की इतना परसेंट हमारे डेटर रहते हैं, या इतने गुना हमारा सेल का डेटर्स होते हैं। मतलब ये है कि हम जब एनालाइज करते हैं, जो हमारे सामने सिंपल वे में डाटा लिखे हुए हैं, तब हमारे सामने एक पिक्चर आती है, और उस पिक्चर के बेस पर हम डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना हमारे लिए जरूरी है, वरना वो जस्ट एक डाटा हमारे लिए होगा। हमने बैलेंस शीट बनाई, एक तरफ रख दी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि इतने डेटर हैं, इतने क्रेडिटर हैं, इतनी फिक्स एसेट हैं, लेकिन हम उसे अपने डिसीजंस के लिए उतना क्लियरिटी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एनालाइज करने के बाद वो यूजफुल डाटा हमारे लिए मल्टी यूजफुल हो जाता है, मतलब हमारे लिए कई गुना फायदेमंद हो जाता है। अब हमारे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके बेस पर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहां बात कर रहा हूं तो मुख्य रूप से यहां कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब
कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, हमारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सबसे पहले हमारा आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वैसे तो नाम से ही हमें पता चल गया है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो चीजों का कंपैरिजन करना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है ना, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनेगा? कम से कम दो चीजों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब यहां देखिए क्या लिखा है, इट मीन ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। पहले इतने की बात करते हैं, इट मीन्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल आइटम की कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमें इसमें। अब कैसे करते हैं वो देखो। मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूं, अब उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई एक इंडिविजुअल आइटम आप ले लो। मान लीजिए मैं डेटर से ले लेता हूं। अब मैंने देखा कि मेरा एक वर्ष में, मान लो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बोल रहा हूं अभी, मान लो फर्स्ट ईयर में मेरा जो डेटर्स थे वो थे मान लो 20 करोड़ रुपए के, और जब मैं सेकंड ईयर में आ गया तो मेरे डेटर्स हो गए 25 करोड़ रुपए के। अब इंडिविजुअल आइटम को कंपेयर में कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि डेटर्स में कितना चेंज आ गया है। मैं इस चेंज को कंसीडर करना चाहता हूं। इस चेंज के बेस पर मैं फ्यूचर में डिसीजन लूंगा। कैसे डिसीजन होंगे? अभी आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं, उतनी जरूरत नहीं है, पर हल्का सा अगर मैं आइडिया आपको दूं इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करते हुए, तो भाई अगर 20 करोड़ से 25 करोड़ के डेटर्स होने वाले हैं तो इसका मतलब आपको इन फ्यूचर 5 करोड़ रुपीस और चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब आप लोगों को उधार माल दोगे, क्रेडिट पर माल दोगे, तो आप ही तो उधार दे रहे हो, आपको पीछे से उधार थोड़ी मिलेगा। आपको तो उन एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपीस का इंतजाम करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक डिसीजन किस बेस पर लिया जाएगा? ये जो आपने अभी डेटर्स को कंपेयर किया, मान लो ये रिवर्स हो जाता, 20 करोड़ के थे पहला और अभी हो गए 15 करोड़ रुपए के, तो 5 करोड़ रुपए रिलीज हो गए हमारे। तो इस 5 करोड़ रुपए का अब हम क्या यूज करेंगे? मान लीजिए हमने पैसा लोन पे ले रखा है, एक तरफ तो हम इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा 5 करोड़ रुपए बेकार पड़ा हुआ है। अगर हम ये कंपैरेटिव स्टडी ना करते तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारा 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ये कंपैरेटिव स्टडी, ध्यान से सीखना भी है। रटने के लिए तो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में सीखना है, एनालाइज करना सीखना है, तो पूरी वीडियो को इसी तरह से बिना स्किप कर ही देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं यहाँ कंपैरेटिव स्टडी की, तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि इट मीन्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम। अब वो इंडिविजुअल आइटम डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या शेयर होल्डर फंड है, व्हाटएवर इट बी, हम सभी को इस तरह से देखेंगे। अब हम इस कंपैरेटिव स्टडी में दो तरह से कंपैरिजन करेंगे, एक तो एब्सोल्यूट फॉर्म में करेंगे और एक हम परसेंटेज फॉर्म में करेंगे। मान लो मैं अपनी एग्जांपल को आगे लेकर के चलूं, 20 करोड़ रुपए के मेरे डेटर हैं, अगली बार हो गए 25 करोड़ के, 5 करोड़ रुपीस का चेंज हुआ। कितना चेंज है? 5 करोड़ रुपीस। ये जो मैं रुपीस में बोल रहा हूं, अमाउंट में चेंज बोल रहा हूं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और इसी चेंज को अगर मैं परसेंटेज में देख लूं तो इसी को कह देते हैं परसेंटेज वाइज चेंज या चेंज इन परसेंटेज। अब देखो, ये जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब और तरीके से वहां आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा। आज आपको मुझे आइडिया देना था। इस कंपैरेटिव स्टडी के बाद में हमारा एक दूसरा टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए हम साइड बाय साइड आइटम्स रखते हैं एंड देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। बस यहां यही मेन बात है। अभी जो मैंने कंपैरेटिव स्टडी की बात की, वहां हम चेंज को दो तरीके से देख रहे हैं, पहला एब्सोल्यूट टर्म्स में और दूसरा परसेंटेज टर्म्स में। यहां हमें सारा का सारा परसेंटेज में ही कवर करना है, कॉमन साइज में। एक बात तो ये, दूसरी और खास बात पढ़ता हूं, यहां पर ये लिखते हैं इनटू परसेंटेज टेकिंग कॉमन बेस।
यहां पर हमें कॉमन बेस लेकर के इस काम को करेंगे। ये जो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉमन बेस लेकर के करेंगे। अब ये कॉमन बेस होगा क्या? तो भी कॉमन बेस मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो वहां पर कन्वर्ट करते हुए कॉमन बेस होगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल। ठीक है, हम नेट सेल को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन बेस लेंगे और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा? आप ध्यान से आज की वीडियो सुन लेना और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, और फिर कैसा भी आपकी किसी भी राइटर की बुक का क्वेश्चन हो, आप उसे सॉल्व कर लेंगे 100% विदाउट एनी एरर। और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है यहां से, ध्यान रखना, बोर्ड में जरूर आता है। तो ये हो गया भाई हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। बेस कैसे लेते हैं, उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई विल टेल यू। रेशियो एनालिसिस, ये रेशियो एनालिसिस क्या है? तो इट इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप। ये संबंधों का एक अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस और कुछ नहीं है। रेशियो दो फैक्टर्स का, मैं अब देसी तरीके से बता रहा हूं, दो फैक्टर्स का अर्थमेटिकल प्रेजेंटेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इस साल हमारी 1 करोड़ रुपए की सेल है और हमने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी रिलेशन को, भाई सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा ना, इसी रिलेशन को अगर मैं मैथमेटिकली प्रेजेंट कर दूं, मतलब एक रेशो के रूप में प्रेजेंट कर दूं, ये हमारा एनालाइज हो जाएगा, 10% आएगा। इसका मतलब हम सेल पर 10% प्रॉफिट कमाते हैं। तो जस्ट एक प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स। फ्रेंड्स, यहां पर मैं और आगे बढ़ता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। देखो यहां ये खास बात है भाई, ये आइटम्स रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, सेल होगी तो प्रॉफिट या लॉस होगा ना, इसलिए रिलेटेड आइटम है, तो इनका कनेक्शन हमने किया। ये हमारा रेशो है, ये हम अर्थमेटिकली प्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन दो ऐसे फैक्टर हम ले लें जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको जब न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा डिटेल में। इसके बाद में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका सुना हुआ भी होगा पहले से। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं इट इज ए स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब ये है कैश या कैश के जैसी दूसरी चीजें। ठीक है, कैश या कैश के जैसी। अब कैश के जैसी कौन सी होती है? द एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी वेरी इजीली, तो वो भी कैश की तरह से मानी जाती हैं। अब ये कैश या कैश इक्विवेलेंट जो भी कुछ है, इसको, इसका इनफ्लो आउटफ्लो हमें देखना है, कहां से कैश आया कहां गया। बस इसी एनालाइज को हम क्या देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूं। जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स में डिटेल में पहुंचेंगे तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, आपको कोई और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें समझने के लिए, इनके क्वेश्चंस करने के लिए। अब यहां पर आगे लिखा हुआ है भाई कि हम जो एक अकाउंटिंग पीरियड में ये काम करेंगे, इसे 3 एक्टिविटी में बांट करके करेंगे। हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इसमें बांटते हुए ये काम करेंगे जो मैंने अभी अभी बताया आपको, कैश का आना कैश का जाना। तो इस चीज को हम किस तरह से देखेंगे, इन 3 एक्टिविटी में बांट के। अब इन 3 एक्टिविटी में कौन सा आइटम कहां आता है, ये बड़ी समस्या है सोचना। तो चिंता नहीं करिए, जिस दिन मैं आपको बताऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाऊंगा, उस दिन आपके लिए ये दिक्कत नहीं होगी भाई। आप देखते ही पहचान लेंगे, अच्छा ये आइटम तो ऑपरेटिंग का है, अच्छा रटवाऊंगा भी नहीं, याद नहीं करवाऊंगा, बस कुछ लाइनें मुझे बोलनी है, कुछ चीजें आपको समझानी है, काम खत्म। इसके बाद भी यहां एक टाइटल दिया है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो कितने तरह का है? तो स्टूडेंट्स ये 2 तरह का है हमारा, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है? तो इट इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जो हमारी एंटरप्राइज को डायरेक्ट हमारे एंटरप्राइज के रिकॉर्ड नहीं चेक कर सकते, देख सकते, ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, अब मेरे बिजनेस की बुक्स कौन देख सकता है? मैं देख सकता हूं, या मेरे जो फर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई
किससे मैं उधार मान लेता हूँ, मान लीजिए गुड्स लेता हूँ, वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, वो तो मेरे फर्म के बुक्स नहीं देख पाएगा अंदर आकर के। हाँ, मुझे लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से अपनी बुक पब्लिश करनी होती है, लोगों को बताना होता है कि देखो हमारी ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का है हमारा, ये बताना होता है। अब ये जैसे हमने पब्लिश किया तो क्रेडिटर जो मेरा होगा इसे तो वो भी देख पाएगा, मेरे ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, मेरे डायरेक्टर की रिपोर्ट क्या है, ये सब चीजें देख पाएगा और उसी की बेस पे वो एनालाइज कर रहा होगा। इसका मतलब ऐसा एनालाइज जो लोग बाहर बैठ करके कर रहे हैं, मेरे द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर कर रहे हैं, बस वही है हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन जब मैं इंटरनल एनालाइज की बात करता हूं, ऑफ कोर्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और ये उन लोगों के द्वारा किया जाएगा जो सीधे सीधे ऑर्गेनाइजेशन में है, और ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को जज करने के लिए किया जाएगा कि जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब हमारे मैनेजर हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनकी योग्यता क्या है, वो किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक मेरी बात की समझ में आ गई होगी। पहले तो मैं एक साइड में होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर इसमें से कोई बात आपको फिर भी न समझ में आए या आप और कोई डिटेल इसकी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।